मैं कहता हूँ ये जो जेड जनरेशन है जिसने ये आंदोलन किया, सक्षम थे सत्ता में परिवर्तन लाने का, वो अपनी एक उनके पास तो होगा ना, एक नेतृत्व तो उनको लेना पड़ेगा ना, किसी को तो लीडर बनाना पड़ेगा। वो प्रतिनिधिमंडल जाएं सुशीला कार्की के पास, उनसे पूछें कि ये हिंदू राष्ट्र नेपाल डिक्लेयर होगा कि नहीं, चाहे शासन की व्यवस्था कुछ भी हो, एक सिंबॉलिक रूप से राजशाही होगी कि नहीं, पूछ तो लो। एक सेकंड में मना कर देगी, डर के हाँ भी करेगी तो पिछली गली से वो भी ओली की तरह भाग लेंगी। जय सिया राम, हरिओम। नेपाल के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। एक छोटा सा वीडियो बनाया भी था कि वहाँ जो सुशीला कार्की आई हैं अंतरिम प्रधानमंत्री बन के, वो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं, जो भी कोई ओली गोली फोली वहाँ से गया है, जो प्रचंड ये सब था उस सबसे, क्योंकि जो बैकड्रॉप है उनका वही है, राजशाही को ख़त्म करने वाली महिला थी उस आंदोलन की। अभी हम ये बात करने के लिए आए हैं कि नेपाल जो दुनिया का अंतिम हिंदू राष्ट्र था, है ना, तो नेपाल में हिंदू शासन और राजशाही का अंत क्यों हुआ, और क्या वही एकमात्र रास्ता है, सॉल्यूशन है कि बैक टू द रूट्स, बैक टू द हिंदुइज्म, बैक टू योर राजशाही राजतंत्र, है ना। बहुत सारे देशों में है ना राजा है और लोकतंत्र भी है काम करने के लिए। नेपाल में जो आधुनिक राजतंत्र है जो 2008 तक था, उस पर बात करें तो 1768 है ना, 1768 में जाना पड़ेगा। वहाँ गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एक किया, साबंत की नींव रखी, हिंदू धर्मशास्त्र को लागू किया, परंपराएं लागू की और बहुत मजबूती से लागू की। और उसके पास उधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो वो था भारत था, उसको वहाँ मुगलिया शासन की व्यवस्था थी, तो उन्होंने कह दिया ये लोग मुगलान हैं, मतलब समझिए ना, हिंदुओं के प्रति इतनी निष्ठा थी उनकी। पृथ्वी नारायण शाह 1743 से 1775 तक थे, 1743 टू 1775। फिर आए प्रताप सिंह शाह, ये 1775 से 1777, सिर्फ 2 सालों के लिए आए, 1775 टू 1777 तक। राणा बहादुर शाह आए, इनका कार्यकाल थोड़ा सा लंबा रहा, इनका शासन, है ना, वो 1777 से 1799 तक, 1799 तक रहे। ये विक्रम शाह 1799 से 1816 तक रहे, है ना। इन्हीं के टाइम में गिरवन युद्ध हुआ, 1816 में सुगोली संधि हुई। सुगोली संधि को तो खैर उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की हैं, मतलब इसको गोरखा युद्ध भी कहते हैं। एंग्लो नेपाली युद्ध था ये, और ये नेपाल का जो विस्तार था उसको रोका। आधुनिक नेपाल की, आधुनिक वर्तमान में जो नेपाल है, इसकी भौगोलिक सीमा वहाँ तय की गई। और ब्रिटिश नेपाल के साथ कैसे संबंध हों ये वहाँ तय हुआ। भारत तो गुलामी था, नेपाल नहीं हुआ, लेकिन कुछ शर्तें उसे माननी पड़ेगी। 1846 में कत्लेआम हुआ वहाँ, कोत परवा कहते हैं उसको। जंग बहादुर राणा ने सत्ता अपने हाथ में लिया और 104 सालों का शाहवंश का जो राजसत्ता थी वो ख़त्म हुई। यहाँ से नेपाल का आधुनिकीकरण शुरू हुआ और हिंदू राष्ट्र की पहचान बरकरार रखी गई। 1950 के दशक में राजा त्रिभुवन के समर्थन में लोकतंत्र के लिए आंदोलन हुआ और राणा शासन का अंत हुआ। 1951 से 1990 तक संवैधानिक राजशाही और लोकतंत्र रही। राजा महेंद्र की मृत्यु के बाद राजा वीरेंद्र ने शासन संभाला और 1999 के जन आंदोलन के बाद संवैधानिक राजशाही बहुदलीय मतलब राजनीतिक सत्ता या प्रणाली में तब्दील हुई। राजा तो थे और फिर लोकतंत्र के लिए चुनाव होने शुरू हुए, बहुदलीय राजनीतिक दल आ गए। हिंदू राष्ट्र बरकरार रहा। हिंदू राष्ट्र को अभी तक कुछ नहीं हुआ। 1996 में माओवादी आ गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट। अबे जीना मरना, सांसें लेना, खाना पीना, आगना सब नेपाल में। और चीन का माओइस्ट, कम्युनिस्टों के पास अपना कुछ नहीं है, वो लेनिन है रूस का, मार्क्स है लेनिन का, माओ है चीन का। अबे अपनी धरती, अपने भगवान, अपने लोग। खैर
जनयुद्ध शुरू कर दिया इस माओइस्टों ने। राजशाही को उखाड़ फेंकना था। 2001 में शाही नरसंहार में राजा वीरेंद्र और परिवार की हत्या हो गई। इस पर थोड़ा डिटेल बात करेंगे। 1 जून 2001 को काठमांडू नारायण हिरी शाही महल में नरसंहार हो गया। कुल 10 लोग मारे गए। राजा वीरेंद्र उसमें 55 साल के थे, रानी ऐश्वर्या 51 साल की थी, उनका बड़ा बेटा युवराज दीपेंद्र 24 साल की थी, राजकुमारी श्रुति, फिर प्रिंस निरंजन थे 22 वर्ष के, है ना। ये सब वीरेंद्र के पुत्र, मैंने 2 बेटे 1 बेटी थी। और ऐसा कहा गया कि वीरेंद्र के पुत्र युवराज दीपेंद्र ने ही नशे की हालत में ऑटोमेटिक बंदूक लेकर के गोलियां चला दी, जिसमें शाही परिवार के 10 लोग मारे गए। ये लोग मारे ही गए। ज्ञानेंद्र की पत्नी रानी कोमल के भाई भी थे 2 उस समय, रहे होंगे। वो प्रिंस पारस ज्ञानेंद्र के पुत्र भी घायल हुए लेकिन बच गए। ज्ञानेंद्र और वीरेंद्र दोनों सगे भाई थे, इसीलिए आधिकारिक तौर पे जब मृतक युवराज दीपेंद्र की मृत्यु हो गई, वो 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई, है ना। वो नशे में थे, ऑटोमेटिक गन चलाई थी, फायर कर दिया था, फिर खुद पर भी गोली चला ली थी। 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। तो ज्ञानेंद्र जी को वहाँ सत्ता सौंपी गई। वो उनका वहाँ राजशाही तिलक हुआ, राज तिलक हुआ। 2005 में उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी। 2006 में लोकतंत्र आंदोलन ने संसद बहाल की और 2008 में तो वहाँ ख़त्म ही हो गया राजशाही। नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, हिंदू राज्य की स्थिति समाप्त हो गई। और ऐसा करने में वर्तमान की जो आपकी अंतरिम प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की, वो भी थी, उनको अवार्ड मिला भाई साहब। 2009 में वो पहली बार जज बनाई गई। खैर उधर अभी नहीं जाते। अभी बताता हूँ आपको कि माओवादी लोकतंत्र का जो आंदोलन था, राजशाही उखाड़ फेंकने का जो आंदोलन था, सशस्त्र आंदोलन जो था, सब किस लिए था? किस लिए था? सत्ता बदलने के लिए, या कहीं ना कहीं हिंदू सत्ता की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए भी था। बदल लेते, हिंदू राज सत्ता को ख़त्म करने क्या बात, लोकतंत्र में ले आते, हिंदू राष्ट्र आता। भाई मैं कहता हूँ ये जो जेड जनरेशन है जिसने ये आंदोलन किया, सक्षम थे सत्ता में परिवर्तन लाने का। वो अपनी एक, उनके पास तो होगा ना, एक नेतृत्व तो उनको लेना पड़ेगा ना, किसी को तो लीडर बनाना पड़ेगा। वो प्रतिनिधिमंडल जाएं सुशीला कार्की के पास, उनसे पूछें कि ये हिंदू राष्ट्र नेपाल डिक्लेयर होगा कि नहीं, चाहे शासन की व्यवस्था कुछ भी हो, एक सिंबॉलिक रूप से राजशाही होगी कि नहीं, पूछ तो लो। 1 सेकंड में मना कर देगी। डर के हाँ भी करेगी तो पिछली गली से वो भी ओली की तरह भाग लेंगी। अभी जितना कुछ हुआ है नेपाल में, उठापटक हुआ है, जेड की कोशिशों से हुआ है, तो ऐसे में ज्ञानेंद्र और उनका परिवार कहाँ है? काठमांडू में ही हैं, जो राजशाही और हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं, उनका संबंध बना हुआ है। लेकिन आप डीप स्टेट के होने को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिलहाल नेपाल ऐसी जगह पे है, जेड के पास अगर नेतृत्व आ जाता है, जेड अगर अपने बीच से ही नेतृत्व ढूंढ लेता है, अपनी बातों पे विश्वास करके किसी एक को नेतृत्व देने में सक्षम हो जाता है, तो ये सही समय है, नेपाल की वापसी होगी हिंदू राष्ट्र के रूप में। और राजा एक सिंबॉलिक ही क्यों न हो, तो राजशाही हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल की वापसी होगी। और सत्ता की व्यवस्था चलाने के लिए जो बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है वो रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े डीप स्टेट के लोग हैं, चीन समर्थक हैं, कम्युनिस्ट हैं, माओवादी हैं, स्वार्थी लोग हैं। जेड के आंदोलन तो छोटी चीज़ है, ये तो नेपाल को लील गए हैं। हिंदू राष्ट्र राजशाही को ख़त्म करने के लिए कोई भी चाल चल सकते हैं। ये अब सब कुछ ये जीत के मुहाने पे हैं। अभी नेपाल जेड के हाथ में सत्ता होगी, उसके लिए नेतृत्व उनका अपना होगा, तो ये संभव है। और मकसद होगा हिंदू राष्ट्र, राजशाही की व्यवस्था, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था। जब तक धरती है तब तक नेपाल हिंदू राष्ट्र है, था, रहना भी चाहिए, बस और कुछ नहीं।
जय सिया राम, हरिओम।